हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम पढ़ेंगे एसए 220 जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक सर, हमने पहले भी कई नाम सुना है क्वालिटी कंट्रोल का। कहाँ सुना था सर? जब हम लेक्चर नंबर 1 देख रहे थे, फ्रेमवर्क ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, तब हमने पढ़ा था कि एसक्यूसी भी होता है जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल के रिलेटेड स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। एसक्यूसी क्या होता है सर? ऑडिट पे भी एप्लीकेबल होता है, रिव्यू पे भी एप्लीकेबल होता है, एश्योरेंस एंगेजमेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है और रिलेटेड सर्विस के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। जबकि एसए 220 है, ये क्वालिटी कंट्रोल केवल ऑडिट के ऊपर एप्लीकेबल है, इसीलिए ये एसए का पार्ट है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का पार्ट है। जो क्वालिटी कंट्रोल है वो है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, एसक्यूसी। वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो ऑडिट हो, रिव्यू हो, रिलेटेड सर्विसेज हो या कुछ भी हो। ठीक, ये मैंने आपको जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए थोड़ा बता दिया कि इसका स्कोप ओनली ऑडिट के ऊपर है एसए 220 का, और एसक्यूसी का स्कोप थोड़ा वाइडर है, वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो आज हम पढ़ेंगे एसए 220। एसए 220 का नाम पहले हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या चीजें कवर की गई है। ठीक है, सबसे पहले दिया है क्वालिटी कंट्रोल, इसको हम बाद में समझेंगे। उसके बाद दिया है फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेंगे तो आपको कुछ कुछ क्वालिटी की चीजों को ध्यान में रखना होगा। ठीक, पहले हम समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है सर। हमने समझा था एसए 200 के अंदर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग एफआरएफ। ठीक, ऑडिट का मतलब क्या होता है सर? इट्स अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ठीक, मतलब ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा कि जब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करेगा और उसके ऊपर राय देगा, तो उस राय के दौरान उसको क्या करना है? अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना है। क्वालिटी को मेंटेन करना है मतलब वो जो राय देगा, वो जो अपनी ओपिनियन देगा, वो जो अपनी रिपोर्ट देगा, वो सही रिपोर्ट देना चाहिए। एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरा सर, जब भी वो ये एग्जामिनेशन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो वह अपने जो भी रेगुलेटरी एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है, कोड ऑफ एथिक्स है और जो भी स्टेटरी रिक्वायरमेंट्स है, उन सभी को कंप्लाई करेगा। ठीक, तो जब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन करेगा और उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देगा, तो वो ओपिनियन सही देना चाहिए। प्लस जब वो एग्जामिन कर रहा हो तो एग्जामिन करने के दौरान जो भी रेगुलेटरी एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट हो उनको कंप्लाई करना चाहिए, उन सबको मेंटेन करना चाहिए। ठीक, तो क्वालिटी का मतलब क्या हो गया? ऑडिट कंप्लाइज विद द रेगुलेटरी एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, पहला। दूसरा, ऑडिटर्स रिपोर्ट इज एप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टांसेस, इसका ये हो गया क्वालिटी का मतलब। ठीक, सर ये क्यों कर रहे हैं? अब समझते हैं ये स्टैंडर्ड पढ़ क्यों रहे हैं, हमें क्वालिटी मेंटेन करना क्यों जरूरी है। सर, क्या होता है कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपनी राय दे देता है, अपनी रिपोर्ट इश्यू कर देता है कि हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एफआरएफ एंड देयर इज नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जब ये बात चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल देता है तो हजारों करोड़ों लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट की इस रिपोर्ट पे भरोसा करके उस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा करते हैं। अब ये भरोसा हमें बरकरार रखना है। ये भरोसा जो लोगों ने हम पे किया है, हम इसको मेंटेन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब भी हम ऐसी रिपोर्ट दें तो लोग हमेशा हमारे ऊपर भरोसा करें। इस भरोसे को मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा? हमें अपने काम की क्वालिटी को मेंटेन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एचयूएल लिमिटेड अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर देता है विदाउट ऑडिटिंग, विदाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट के बिना, अगर एचयूएल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देता है तो लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे उतना। लेकिन अगर एचयूएल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट यानी ऑडिटर्स रिपोर्ट भी लगा देता है, और ऑडिटर्स रिपोर्ट में अगर ये लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो सभी लोग उसके ऊपर भरोसा करेंगे। सभी लोग ये मानेंगे कि हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपना काम सही से किया है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो पोजीशन है, जो भी बैलेंसेस है, वो सभी ठीक है। तो इन करोड़ों हजारों लोगों का, लाखों लोगों का भरोसा हमें मेंटेन रखना है। वो हमारे पर हमेशा भरोसा करें, इसीलिए हमें अपने काम की क्वालिटी को मेंटेन करना है। इसीलिए ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, जो एसए 200 भी बोलता है हमें कि ऑडिटर हैज टू कंप्लाई विद ऑल स्टैंडर्ड्स। एसए 200 में पढ़ा था कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो एसए 220 भी उसी का पार्ट है कि हमें अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना है। ठीक, अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे लास्ट क्लास से हमने एसए 210 पढ़ते वक्त पढ़ा था कि सर जब भी कोई हमारे पास नया क्लाइंट आता है ऑडिट के लिए, तो उसका ऑडिट एक्सेप्ट करें या ना करें,
इस चीज को डिसाइड करने के लिए दो तरह के फैक्टर्स थे। ऐसे फैक्टर्स थे जो ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं है, जो एंटिटी या उसके मैनेजमेंट के कंट्रोल में है, वो हमने ऐसे 210 में डिस्कस कर लिया। ठीक, मैंने ये बोला था ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो ऑडिटर के कंट्रोल में होते हैं, जिसे हम ऐसे 220 में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज वो दिन आ गया है डिस्कस करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो ऑडिटर के कंट्रोल में है, जिससे ऑडिटर को कंसिडर करना चाहिए बिफोर डिसाइडिंग कि हमें इस एंटिटी का ऑडिट एक्सेप्ट करें या ना करें। ठीक, अनिल टेक्सटाइल हमारे केस में एग्जांपल था, और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, हमारे पास ये स्टेट ऑडिट लेकर आया था कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। ठीक, हमें ये डिसाइड करना है कि क्या हमें इस एंटिटी का ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमें एज पर एस 220 एंड एज पर एस 210 लगता है कि हाँ दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है और हमें इस एंटिटी का ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए, तो ही चार्टर्ड अकाउंटेंट को अनिल टेक्सटाइल का ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक, तो हम डिस्कस करेंगे आज ऐसे फैक्टर्स जो ऑडिटर के कंट्रोल में है। ठीक है, तो पहला है फैक्टर इंडिपेंडेंस। ऑडिटर को यह इंश्योर करना पड़ेगा अनिल टेक्सटाइल का काम लेने से पहले कि क्या वो अनिल टेक्सटाइल का ऑडिट करते वक्त इंडिपेंडेंट रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। मैंने एग्जांपल भी दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारा सीए है, फॉर एग्जांपल मिस्टर चौधरी नाम ले लेते हैं इसको, इसका कोई रिलेटिव अनिल टेक्सटाइल में काम करता हो या इसकी गर्लफ्रेंड अनिल टेक्सटाइल में एज अ चीफ अकाउंटेंट काम करती हो, तो क्या जो हमारा ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे पाएगा? ऑब्वियसली नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी गलती नहीं निकाल पाएगा, अगर उसकी गलती निकालेगा तो उसका रिलेशनशिप खतरे में पड़ जाएगा। तो ऐसे केस में ऑडिटर को क्या इंश्योर करना है, ये देखना होगा कि क्या वो इंडिपेंडेंट रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। इसके साथ साथ मैं आगे ये लिख देता हूँ इंडिपेंडेंस प्लस एथिकल रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमें ऐसे 220 में बोला था कि ऑडिटर को एथिकल रिक्वायरमेंट से भी कंप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, और इंडिपेंडेंस भी साथ में कंप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑडिटर को क्या देखना होगा, एक तो ये देखना होगा कि क्या जो एथिकल रिक्वायरमेंट है जो हमें ऐसे 200 में पढ़ा था, एथिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है सर? पहला इंटीग्रिटी, सेकंड ऑब्जेक्टिविटी, थर्ड कॉन्फिडेंशियलिटी, फोर्थ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, एंड फिफ्थ प्रोफेशनल बिहेवियर। ऑडिटर को ये चेक करना है कि क्या वो एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मतलब एथिकल रिक्वायरमेंट को भी कंप्लाई करना है जो ऐसे 200 में दिया था, प्लस इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को भी कंप्लाई करना है। ठीक, तो ऑडिटर को ये इंश्योर करना है किसी भी एंटिटी का ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कि क्या वो उस एंटिटी का ऑडिट करते वक्त एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर पाएगा, क्या वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक, उसके बाद हमने ये भी एग्जांपल लिया था कि ऑडिटर को ये चेक करना है किसी भी एंटिटी का ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कि क्या उसके पास प्रॉपर स्टाफ अवेलेबल है या नहीं है, क्या उसके पास इतना टाइम है, क्या उसके पास इतना एक्सपीरियंस है। इस तीन बातों को हम ये बोल सकते हैं कि क्या वो इतना कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल है या नहीं है। ऑडिटर को क्या देखना होगा, ये देखना होगा कि क्या उसके पास इतना कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी है या नहीं है। अगर इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उसका अनिल टेक्सटाइल का ऑडिट एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए, अनिल टेक्सटाइल का ऑडिट ना करें। ठीक, तो हमने दो बातें पढ़ ली। पहला, ये देखना होगा कि क्या वो एथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दूसरा, क्या वो इतना कॉम्पिटेंट है, क्या उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है। अगर है तो ऑडिट एक्सेप्ट कर ले, अगर नहीं तो एंटिटी का ऑडिट एक्सेप्ट ना करें। ठीक, इसके बाद मैं एक और फैक्टर्स ऐड करता हूं, क्योंकि और भी फैक्टर्स है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट ऑफ एनी एंटिटी। ठीक है, फिफ्थ नंबर का मैं आपको डालता हूं यहाँ पे, ये हो गया इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट। ऑडिटर को ये चेक करना होगा कि क्या अन्य टेक्सटाइल का जो मैनेजमेंट है क्या वो ईमानदार है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अन्य टेक्सटाइल के मैनेजमेंट के बारे में एक अखबार में न्यूज छपी थी। फॉर एग्जाम्पल, अन्य टेक्सटाइल के बारे में उसका जो मैनेजमेंट है, उसका जो डायरेक्टर है, उसने आरओसी को इन्फॉर्मेशन देते वक्त या सेबी को इन्फॉर्मेशन देते वक्त कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। उसने फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट किया, यानी उसने कुछ फैक्ट को छुपा दिए या कुछ फैक्ट को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। तो क्या आपको ऐसी खबर जो उसके बारे में अखबार में छपी है, क्या आपको उन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? ऑब्वियसली आपको ये बातें भी ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अन्य टेक्सटाइल जब आरओसी या सेबी जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है
उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है, हो सकता है कि वो आपको भी गलत इन्फॉर्मेशन दे दे। तो क्या आपको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए? ऑब्वियसली आपको भी ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट फैक्टर ये इंडिपेंडेंस हो गया, दूसरा कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज हो गया, थर्ड ये हमारा फैक्टर हो गया इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट। तो बेटा को ये भी देखना होगा कि क्या अनिल टेक्सटाइल का जो मैनेजमेंट है क्या वो ईमानदार है या नहीं है, क्या जो वो इन्फॉर्मेशन देगा हमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, क्या उस पर हम भरोसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि अनिल टेक्सटाइल का मैनेजमेंट बदनाम है, वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं देता, वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी गलत इन्फॉर्मेशन देता है, वो हर जगह मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, तो आपको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आप उसकी ऑडिट एक्सेप्ट मत कीजिए। ठीक, ये एक और फैक्टर हो गया। इसके अलावा एक और फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप फाइनेंशियल ईयर, ये हमारा जो भी अनिल टेक्सटाइल ऑडिट लेके आया था, ये ऑडिट लेके आया है 21-22 का। ठीक, फाइनेंशियल ईयर 21-22 से पहले 3-4 साल पहले 2017-18 में अनिल टेक्सटाइल ने आपसे इनकम टैक्स ऑडिट करवाया था। ठीक, अनिल टेक्सटाइल ने जब आपसे इनकम टैक्स ऑडिट करवाया था इन 2017-18, तब अनिल टेक्सटाइल आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा था, आपके साथ उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। वो क्या कर रहा था, कुछ कुछ बातों को छुपा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आपको इनकम टैक्स ऑडिट करते वक्त रिलेटेड पार्टीज के साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। ठीक, आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आपने रिलेटेड पार्टी को कितना पेमेंट किया। ठीक है, साथ में आपको कुछ कैश में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। पर अनिल टेक्सटाइल का जो मैनेजमेंट है वो आपको इस चीज में कोऑपरेट नहीं कर रहा था, वो आपको इन्फॉर्मेशन सही से नहीं बता रहा था। तो क्या आप उस बात को ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22? अगर आपको लगता है कि यार जब मैंने लास्ट टू लास्ट 3-4 साल पहले जब अनिल टेक्सटाइल का इनकम टैक्स ऑडिट किया था, तब भी ये हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे थे, या इनकी वजह से हम अपना ऑडिट अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, तो क्या अभी भी आपको ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? ऑब्वियसली आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये एक और फैक्टर्स हो गया। क्या क्या फैक्टर, ये क्या फैक्टर हो गया कि आपका अनिल टेक्सटाइल के साथ पास्ट में क्या रिलेशनशिप रहा है, आपका उसके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। तो हमने 4 फैक्टर्स पढ़ लिए सर। किसी भी क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखना होगा। पहला, हमें ये देखना होगा कि क्या हम एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर पाएंगे इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। दूसरा, क्या हमारे पास इतना कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी है। तीसरा, क्या जो अनिल टेक्सटाइल जो हमारा ऑडिटी है या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है उसका मैनेजमेंट ईमानदार है। उसके बाद हमारा ऑडिटी के साथ पास्ट क्या एक्सपीरियंस रहा है, हमें उसको भी देखना होगा। ठीक, तो इसे हम बोलते हैं ऐसे 220 में एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूइंग क्लाइंट्स रिलेशनशिप। ठीक है, इस बात को हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूइंग क्लाइंट्स रिलेशनशिप। मतलब एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है सर, जब भी कोई नया क्लाइंट आता है, फॉर एग्जांपल अनिल टेक्सटाइल आपके पास फर्स्ट टाइम कोई काम लेकर आ रहा है, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे आप उसका काम एक्सेप्ट करना है कि आप उसका काम का एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक, दूसरा, अनिल टेक्सटाइल आपसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनकम टैक्स ऑडिट करवा रहा था। ठीक है, 21-22 में भी आपको इनकम टैक्स ऑडिट ही करना था। ठीक है, उसने क्या किया, इनकम टैक्स ऑडिट के साथ साथ आपको एक नया असाइनमेंट दे दिया, उसने आपको कंपनी ऑडिट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, एक नया असाइनमेंट हो गया। इस नए असाइनमेंट को भी आपको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। इसी भी हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू असाइनमेंट। ठीक, तीसरा एग्जांपल क्या है, कंटिन्यूइंग का। अगर अनिल टेक्सटाइल आपसे फाइनेंशियल ईयर 2021 में भी इनकम कंपनी ऑडिट करवाया है और 21-22 में भी वो आपके पास कंपनी ऑडिट लेके आया है, मतलब वो आपको बोल रहा है सर लास्ट ईयर भी आपने ही कंपनी ऑडिट किया था, अब भी आप कंपनी ऑडिट कर दो, इसे हम बोलेंगे कंटिन्यूइंग। ठीक है, तो 3 चीज हो गई। अगर आपका क्लाइंट एग्जिस्टिंग है और उसका काम आप कंटिन्यू कर रहे हो, लास्ट ईयर भी आपने काम किया था, इस साल भी सेम काम कर रहे हो, इसे हम बोलेंगे कंटिन्यूइंग। अगर आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, लास्ट ईयर वो इनकम टैक्स ऑडिट करवा रहा था और अभी भी इनकम टैक्स ऑडिट चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो कंपनी ऑडिट भी दे रहा है, यानी न्यू असाइनमेंट दे रहा है, इसे हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ। दूसरा, अगर हमारा न्यू क्लाइंट है तो वो जो भी काम देगा वो हमारे लिए नया ही होगा, उसे हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो यहाँ दोनों चीजों को कवर किया गया है। अगर आप एक्सेप्टेंस कर रहे हैं किसी नए एंगेजमेंट का, वेदर इट इज एग्जिस्टिंग क्लाइंट और न्यू क्लाइंट। दूसरा, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट को विद आवर एग्जिस्टिंग क्लाइंट, तो आपको इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा किसी भी क्लाइंट के साथ काम लेने से पहले या किसी भी क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने से पहले। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया सर,
कि ऑडिटर को इंफॉर्मेशन गैदर करना होगा, ऑब्टेन करना होगा किसी भी क्लाइंट का ऑडिट या एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले। क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेना होगा? इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर्स, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। मैंने आपको बताया कि इंटीग्रिटी देखना होगा कि क्या वो ईमानदार है या नहीं है। कंपिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम, अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज एंड टाइम। हमें देखना होगा कि हमारे पास उतना टाइम है नहीं है, या हमारे पास उतना एक्सपीरियंस है या नहीं है। whether the firm or engagement team can comply with relevant ethical requirement, उसे चेक करना होगा कि क्या हम ethical requirement को comply कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। significant matters that have arisen during the current or previous audit engagement and their impact for continuing relationship, यानी क्या हमारा करंट ऑडिट एंगेजमेंट में या पहले कुछ उनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो हमें ये मजबूर करता है कि हमें उनका काम एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, यानी हमारा उनके साथ पास्ट में क्या एक्सपीरियंस रहा है, हमें वो भी यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। अगर हमारे ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, अगर हम इन सबसे कंप्लाई कर पा रहे हैं, तो ही हम उस एंटिटी का ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम उनका ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये एक पार्ट हो गया हमारा SA 220 का। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं बाकी चीजें जो हमें SA 220 में बताई गई है क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक, हमारा इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है सर? दो ऑब्जेक्टिव है। पहला, हमें ये इंश्योर करना है कि हम प्रोफेशनल एंड एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करें। दूसरा, जो हम ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करें वो अप्रोप्रिएट हो। तो सर, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूइंग क्लाइंट रिलेशनशिप में हमने जो पढ़ा, उससे कैसे ये ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल होगा, कैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे? सर, अगर आप इंडिपेंडेंट रह पाओगे, अगर आप एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर पाओगे, तो आप इंडिपेंडेंटली अपना काम कर पाओगे। और अगर आप इंडिपेंडेंटली अपना काम कर पा रहे हो तो आप काम अच्छे से करोगे, और काम अच्छे से करोगे तो आपकी जो कंक्लूजन है, जो आपका ओपिनियन है, वो सही आएगी। ठीक, अगर आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज है, अगर आपके पास आपके पास कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है, तो आप काम अच्छे से कर पाओगे। काम अच्छे से करोगे तो आपने जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई है वो भी अप्रोप्रिएट ही बनेगी। तो इसीलिए इन सभी चीजों को SA 220 में आपको कवर किया गया है। ठीक, अब हमारा एग्जाम्पल था, मैं उसको थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ। हमारे अनिल टेक्सटाइल का जो हमारा क्लाइंट था, जो हमारे पास काम लेके आया था, कंपनी ऑडिट लेके आया है फाइनेंशियल 2021-22 का। हमारी जो फर्म है उसका नाम है एशियन कंपनी, जिसमें मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर चौधरी दो पार्टनर है। ठीक, मिस्टर चौधरी के अंदर ये तीन लोग हैं, मिस्टर श्याम, मिस्टर राजू एंड मिस्टर बाबू राव। ये तीनों मिस्टर चौधरी के अंदर काम करते हैं। ठीक, मिस्टर चौधरी ये बोलता है कि अनिल टेक्सटाइल का ऑडिट मैं करूंगा। मिस्टर शर्मा, मिस्टर चौधरी, क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट आता है तो पार्टनर डिसाइड करते हैं कि इस काम को कौन पूरा करेगा और कौन ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करेगा। तो इन दोनों के बीच में ये डिसाइड हुआ कि मिस्टर चौधरी ही अनिल टेक्सटाइल का पूरा काम करेगा, अनिल टेक्सटाइल का पूरा ऑडिट कंप्लीट करेगा, और मिस्टर चौधरी ही अनिल टेक्सटाइल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करेगा। ठीक, तो जो पार्टनर ये काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं ऑडिट एंगेजमेंट पूरी करूंगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्ट इश्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो इसे हम बोलते हैं एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक, एंगेजमेंट पार्टनर का मतलब जो बंदा ऑडिट एंगेजमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्ट इश्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, इसे हम बोलेंगे एंगेजमेंट पार्टनर। तो यहाँ पे मिस्टर चौधरी कौन हो गया? एंगेजमेंट पार्टनर। और यहाँ पे मिस्टर चौधरी के अंडर जो ये सब लोग हैं, इन सब लोगों की टीम बन गई। इन टीम को क्या हम बोलेंगे? एंगेजमेंट टीम। ठीक, एंगेजमेंट टीम मतलब जो काम करने में एंगेज है। ठीक, तो यहाँ पे मिस्टर चौधरी हो गया एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर का मतलब जो पार्टनर काम करने की, ऑडिट एंगेजमेंट कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसे हम बोल देंगे एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक, तो यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो पूरा ऑडिट एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंप्लीट करे और ऑडिट रिपोर्ट प्रॉपर इशू करे। क्यों? क्योंकि एंगेजमेंट पार्टनर ही ये काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसे काम की क्वालिटी मेंटेन भी करना होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे 220 के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किसकी? एंगेजमेंट पार्टनर की। क्यों? क्योंकि यही काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और इसे ही ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करना है। ठीक है, हमें क्या करना है सर? ऐसे 220 के अंदर हमें काम की क्वालिटी मेंटेन करना है। क्वालिटी मेंटेन करने का मतलब क्या होता है सर? पहला, हमें जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है उसे कंप्लाई करना है। दूसरा, जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव को
हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है, इसको अचीव करने के लिए एंगेजमेंट पार्टनर को क्या क्या करना होगा, उन सभी बातों का हम इस स्टैंडर्ड के अंदर डिस्कस करेंगे। क्या करना है सर हमें? हमारे जो क्वालिटी कंट्रोल का जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए एंगेजमेंट पार्टनर को जो जो करना होगा, जो जो उसको काम करने होंगे, उन सभी कामों को हम SA 220 के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बातें हैं मिस्टर चौधरी को, यानी जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसे क्या क्या करना होगा। जब भी मैं मिस्टर चौधरी बोलता हूं तो आप समझ जाइए ही इज एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है, तो जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे एंगेजमेंट पार्टनर, तो वही यहाँ पे मिस्टर चौधरी का मतलब होगा। मतलब मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए मिस्टर चौधरी बोल रहा हूँ, बट इसका मतलब क्या है, जो स्टैंडर्ड में क्या लिखा गया है, एंगेजमेंट पार्टनर। मैंने एग्जाम्पल इसीलिए दिया मिस्टर चौधरी ताकि आपको जल्दी समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर चौधरी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पहला, मिस्टर चौधरी को काम लेने से पहले भी हमने काम लेने से पहले ये इंश्योर किया था कि क्या हम एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हमने ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले भी डिस्कस किया था। अब जब ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया है और मिस्टर चौधरी इस काम को कर रहा है, तो मिस्टर चौधरी को फिर से ये इंश्योर करना होगा कि जो मिस्टर चौधरी है वो सभी एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करें। मिस्टर चौधरी इंश्योर करेगा कि वो एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करे। एथिकल रिक्वायरमेंट क्या थी सर? हमने SA 200 पढ़ा था, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। क्यों कर रहा है सर एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई? सर एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करेगा तो अपना काम अच्छे से कर पाएगा और अच्छी ऑडिट ओपिनियन बना पाएगा, अच्छी ऑडिट ओपिनियन फॉर्म कर पाएगा, सही रिपोर्ट इशू कर पाएगा, यानी क्वालिटी मेंटेन कर पाएगा। इसीलिए ऑडिटर को क्या बोला है, एंगेजमेंट पार्टनर को क्या बोला है कि एंगेजमेंट पार्टनर तुम्हें यह इंश्योर करना है कि तुम एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करो। ठीक। दूसरा, मिस्टर चौधरी को यह इंश्योर करना है कि वो हमेशा इंडिपेंडेंट बना रहा है, इंडिपेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करे। ठीक, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट क्या है सर? इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? मिस्टर चौधरी को यह इंश्योर करना है कि वो एक तो इंडिपेंडेंस बना भी रहे, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड भी जरूरी है, यानी उसका वास्तव में एंटिटी के साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, वास्तव में उसे एंटिटी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब इन रियलिटी भी इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, साथ में उसका अपीयरेंस जो है मिस्टर चौधरी का वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मिस्टर चौधरी जब अनिल टेक्सटाइल के मैनेजर से बात करेगा तो उसे इंडिपेंडेंट शो भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मिस्टर चौधरी अनिल टेक्सटाइल का जो मैनेजमेंट है या उसका जो मैनेजर है उसके साथ गले में या कंधे पे हाथ डाल के खड़ा हो जाए। अगर ऐसे खड़ा होगा तो जो थर्ड पर्सन है उसको तो यही लगेगा ना कि मिस्टर चौधरी और जो मैनेजर है दोनों के अच्छे टर्म्स हैं, दोनों ज्यादा ही साथ में जुड़े हुए हैं, कुछ रिलेशंस हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इंडिपेंडेंस, आपका दिमाग फ्री ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड भी जरूरी है, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस भी जरूरी है। आपको इंडिपेंडेंट दिखना भी है और इंडिपेंडेंट होना भी है। ठीक, तो आपको क्या करना है मिस्टर चौधरी को? मिस्टर चौधरी को यह इंश्योर करना है कि वो हमेशा इंडिपेंडेंट बना रहा है। ठीक है, साथ में मिस्टर चौधरी को यह इंश्योर करना है कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिससे उसकी इंडिपेंडेंस को खतरा हो सकता है, क्या क्या थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस हैं। क्या हो सकती है सर इंडिपेंडेंस के लिए खतरा? फॉर एग्जाम्पल, कहीं मिस्टर चौधरी ने ऐसा तो नहीं कि मिस्टर चौधरी का अंजलि टेक्सटाइल में कुछ इन्वेस्टमेंट हो, ऐसा तो नहीं कि मिस्टर चौधरी ने अंजलि टेक्सटाइल में 50% इन्वेस्टमेंट किया हो। ऐसा करने से क्या होगा सर? अगर मिस्टर चौधरी ने अंजलि टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट किया है तो मिस्टर चौधरी ये चाहेगा कि अंजलि टेक्सटाइल का प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा आए, ताकि अंजलि टेक्सटाइल का वैल्यूएशन ज्यादा से ज्यादा हो। अंजलि टेक्सटाइल का वैल्यू ज्यादा होगा तो मिस्टर चौधरी के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, और मिस्टर चौधरी की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो मिस्टर चौधरी के पास पैसा ही पैसा होगा। तो मिस्टर चौधरी का यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। तो मिस्टर चौधरी को ये इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहिए कि क्या उसका कुछ खतरा तो नहीं उसकी इंडिपेंडेंस को, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है। यानी उसको ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर करना होगा कि कहीं उसने इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया हुआ, क्या उसका किसी तरह का रिलेशन तो नहीं है अन्य टेक्सटाइल में, सो दैट वो इंडिपेंडेंट बना रहा है। तो सबसे पहले मिस्टर चौधरी को क्या करना है, उसे इंफॉर्मेशन गैदर करनी है दैट क्रिएट थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसके बाद मिस्टर चौधरी को ये देखना होगा कि क्या हमने जो हमारी फर्म की इंडिपेंडेंस पॉलिसी है उसे ब्रीच तो नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो फर्म है SCA एंड कंपनी, इसकी एक पॉलिसी है कि जो भी इंगेजमेंट टीम होती है, जो भी इंगेजमेंट टीम होती है, इंगेजमेंट टीम कौन है? ये लोग, ये सारे मिस्टर चौधरी और इसके 3 लोग, जो भी इंगेजमेंट टीम होती है वो जिस भी क्लाइंट का हमने ऑडिट किया है उस ऑडिट के 3 साल तक उस क्लाइंट को एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन नहीं कर सकती। मतलब जो हमारी एंगेजमेंट टीम है उसका कोई भी मेंबर अपने क्लाइंट के यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता।
फॉर 3 years। 3 years कहाँ से, जब उसने ऑडिट किया, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 21-22 का ऑडिट किया, तो 22 से 23, 4 एंड 5, 2025 तक कोई भी बंदा, कोई भी टीम का मेंबर अन्य टेक्सटाइल में एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता। क्यों? ताकि इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर अन्य टेक्सटाइल मिस्टर राजू को बोलती है कि मिस्टर राजू ऐसा करना, तुम फाइनेंशियल 21-22 का ऑडिट कंप्लीट करो, और ऑडिट कंप्लीट करते ही तुम हमारे कंपनी को ज्वाइन कर लो, हम आपको अच्छा पैकेज देंगे। तो क्या मिस्टर राजू अपने काम को इंडिपेंडेंटली कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पे एक तरह से फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्रिएट हो गया अन्य टेक्सटाइल में। ठीक है, इसीलिए क्या करती है फर्म जो होती है, सीए फर्म्स, वो थोड़ा टाइम मेंटेन करती है, जैसे 3 साल का मैंने एग्जांपल दिया आपको, सो दैट इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। ठीक है, तो मिस्टर चौधरी को क्या इंश्योर करना है? मिस्टर चौधरी को ये इंश्योर करना है कि क्या हमारी जो फर्म की इंडिपेंडेंस पॉलिसी है, क्या किसी ने उसको ब्रीच किया, उसे ये चेक करना होगा। तीसरा, मिस्टर चौधरी को ये इंश्योर करना है कि जो भी थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है, उसे किस तरह से एलिमिनेट किया जाए, किस तरह से हम अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करें। ठीक, तो 3 चीज हो गई। मतलब मिस्टर चौधरी को ओवरऑल अपनी इंडिपेंडेंस ही मेंटेन करना है। बस कैसे इंडिपेंडेंस मेंटेन करेगा? ये 3 काम करके। उसे सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेना होगा कि क्या क्या चीजों से हमारे इंडिपेंडेंस को खतरा है। उसे देखना होगा कि क्या हमारी फर्म की इंडिपेंडेंस पॉलिसी को किसी ने ब्रीच किया है, और उसे ये जो खतरा है, जो भी थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है, उसे किस तरह से कम किया जा सके, उसे किस तरह से एलिमिनेट किया जा सके। अगर उसको लगता है कि मैं अन्य टेक्सटाइल से इंडिपेंडेंट नहीं रह पाऊंगा, तो वह इस ऑडिट को ऑडिट से विड्रॉ कर जाए, इस ऑडिट को एक्सेप्ट ना करे, इस ऑडिट को कंटिन्यू ना करें। ठीक है, ऑडिट एक्सेप्ट को कंटिन्यू करने का काम हमारा पहले ही हो चुका है। अब उसने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि उसे विड्रॉ कर देना चाहिए, अगर उसको लगता है कि वो इंडिपेंडेंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा। ठीक, तो हमने 2 काम कर लिए। मिस्टर चौधरी ने क्या क्या किया अभी तक? उसने ये इंश्योर कर लिया कि उसे एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। दूसरा, मिस्टर चौधरी ने ये इंश्योर कर लिया कि उसे इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। ठीक, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट क्या क्या थी सर? उसे पहले की देखना है कि क्या क्या उसके लिए खतरा है, क्या क्या थ्रेट्स है इंडिपेंडेंस को। दूसरा, क्या किसी ने इंडिपेंडेंस पॉलिसी को ब्रीच किया है। तीसरा, वो इंडिपेंडेंस के जो थ्रेट्स है उसे किस तरह से एलिमिनेट करे या उसे एक्सेप्टेबली लो लेवल तक ले जाए। ठीक, उसके बाद मिस्टर चौधरी को जब ऑडिट परफॉर्म करेगा, उस दौरान क्या क्या करना होगा? ऑडिट परफॉर्म करते वक्त मिस्टर चौधरी को टीम को लीड करना होगा, उसे टीम को लीड करना होगा। लीड करने का मतलब क्या होता है सर? एक लीडर होना चाहिए मिस्टर चौधरी में, लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए। वो हर बंदे को ये बताए कि हमें अपने काम की क्वालिटी किस तरह से मेंटेन करनी चाहिए, हमें किस तरह से ऑडिट कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ेगा, हमें क्या ऑडिट रिपोर्ट बनानी चाहिए, ये सभी बातें अपनी टीम को बताए। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर चौधरी अपनी टीम जो है, राजू, श्याम एंड बाबू राव, इन तीनों को बताएगा कि देखो, हमें जो अपना काम है वो सही से करना है, प्रोफेशनल और एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करते हुए करना है। हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट होगी वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। और अगर मिस्टर राजू, मिस्टर श्याम, मिस्टर बाबू, अगर आपको कुछ भी इश्यू होता है ऑडिट के दौरान, तो आप बिना किसी डर के वो सारी क्वेरीज हमें बता दो, ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पाए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था सर? हमारा ऑब्जेक्टिव था पहला कि हमें प्रोफेशनल एंड एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है। दूसरा, हमारी ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, यानी हमारे काम की क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक, तो मिस्टर चौधरी को क्या करना है? अपनी टीम को लीड करना है। उसे सभी को बताना होगा कि क्वालिटी मेंटेन करने का क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्वालिटी क्यों मेंटेन करना है। हमें क्वालिटी मेंटेन करना है ताकि लोग हमारे काम पे भरोसा कर सके। एक तरह से उसको अपनी टीम को मोटिवेट करना होगा कि वो सभी लोग अपने काम की क्वालिटी को मेंटेन करें। ठीक, दूसरा, मिस्टर चौधरी को यह इंश्योर करना होगा कि सभी टीम के मेंबर्स के बीच काम का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऐसा ना हो कि कोई बंदे को काम ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया। सभी को अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, सभी को उनके नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग काम का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये काम कौन करेगा? मिस्टर चौधरी करेगा। मिस्टर चौधरी मतलब एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर को ही ये सारे काम करने हैं। ठीक है, तीसरा, मिस्टर चौधरी को ये इंश्योर करना है कि वो अपनी टीम को प्रॉपर डायरेक्शन दे, उसका प्रॉपर सुपरविजन करे और उनका प्रॉपर रिव्यू करे। क्या क्या होता है सर? डायरेक्शन का मतलब क्या होगा सर? डायरेक्शन का मतलब मिस्टर चौधरी अपनी टीम को ये बताए कि मिस्टर राजू, तुमने जो काम दिया, तुम्हें जो मैंने काम दिया है, उसके रिलेटेड तुम्हारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें इस काम करने के दौरान क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, किस एरिया में ज्यादा रिस्क हो सकती है, और उन रिस्क को तुम किस तरह से एड्रेस कर सकते हो।
ये सब बातें मिस्टर चौधरी यानी जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो सभी को बताएगा। ठीक। दूसरा सुपरविजन, मिस्टर चौधरी क्या करेगा, जो काम चल रहा है उसको सुपरवाइज करेगा, वो जो काम की प्रोग्रेस है उस पर नजर रखेगा, देखेगा कि क्या जो हमने काम बताया था हमने टीम को, क्या वो काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या उसमें कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे, क्या कहीं पे कुछ कंसल्टेशन की जरूरत है, क्या कहीं पे हमें किसी चीज को चेंज करने की जरूरत है, क्या हमें अपने प्लान को चेंज करने की जरूरत है, क्या काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा, इस चीज को बोलते हैं हम सुपरवाइज करना। ठीक। उसके बाद हो गया रिव्यू करना। जब काम कंप्लीट हो चुका है तो मिस्टर चौधरी को यह इंश्योर करना है कि जो काम किया है क्या वो एज पर प्रोफेशनल एंड इथिकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है क्या वो कंप्लाई की गई या नहीं की गई। उसे ये रिव्यू करना है कि जो सिग्निफिकेंट मैटर्स थे क्या उस पे प्रॉपरली कंसल्टेशन हुआ या नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एक आइटम था स्टोर एंड स्पेस का, उसके क्लासिफिकेशन में कुछ इश्यू था, डाउट था टीम के बीच में कि इसको एज अ पीपीई कैपिटलाइज करें या एज एन एक्सपेंडिचर इसको राइट ऑफ कर दें, ये डाउट आ रहा था। तो मिस्टर चौधरी को ये इंश्योर करना है कि क्या जो हमने ऐसे जो मैटर्स थे सिग्निफिकेंट जहाँ पे हमें डाउट था, क्या उसको प्रॉपरली कंसल्ट किया नहीं किया, इस बात को मिस्टर चौधरी को इंश्योर करना है। ठीक। दूसरा, मिस्टर चौधरी को यह इंश्योर करना है कि जो कंसल्टेशन हुआ है क्या उसके बाद हमने जो भी उसके ऊपर कंक्लूजन निकाला, फॉर एग्जांपल हमारा ये इशू था कि हमें कैपिटलाइज करना है या एज एक्सपेंडिचर चार्ज करना है स्टोर एंड स्पेस को। ठीक है, उसका कंक्लूजन हमारा ये निकला कि हमें स्टोर एंड स्पेस को एज एन एक्सपेंडिचर राइट ऑफ करना है। तो मिस्टर चौधरी को यह इंश्योर करना है कि जो हमने कंक्लूजन निकाला था कि स्टोर एंड स्पेस को हमें राइट ऑफ करना है, क्या वो सच में इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो सच में पीएनएल में चार्ज हुआ या नहीं हुआ, उसे ये इंश्योर करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी वो एज अ पीपीई कैपिटलाइज पड़ा हुआ हो। ठीक। तो मिस्टर चौधरी को इन सभी कामों का रिव्यू भी करना है, उसे ये इंश्योर करना है कि टीम के बीच में प्रॉपर कंसल्टेशन हुआ या नहीं हुआ, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है क्या उसको कंसल्ट किया नहीं किया, क्या उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया गया है या नहीं किया गया, ये भी मिस्टर चौधरी को इंश्योर करना होगा। ठीक। तो हमने क्या क्या पढ़ा सर अभी तक। पहला, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ही ऑडिटर को ये देखना होगा कि क्या हमें इस काम को एक्सेप्ट करें या ना करें, क्या हम इस काम को कंटिन्यू करें या ना करें, ये इंश्योर करना होगा। दूसरा, जब वो काम को एक्सेप्ट और कंटिन्यू कर लेता है तो उसके बाद ये इंश्योर करना होगा, पहला कि क्या हम एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये काम कौन करेगा, एंगेजमेंट पार्टनर। दूसरा, एंगेजमेंट पार्टनर को ये इंश्योर करना है कि वो एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ साथ इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को भी कंप्लाई करे। ठीक। उसके बाद मिस्टर चौधरी जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसे यह इंश्योर करना है कि वो टीम को प्रॉपरली लीड करे, यानी उसमें लीडरशिप होना चाहिए। उसके बाद उसे यह इंश्योर करना है कि जो काम का प्रॉपर असाइनमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा काम का, उसे यह इंश्योर करना है। उसके बाद उसे यह भी इंश्योर करना है कि क्या मैंने अपनी टीम को प्रॉपरली डायरेक्शन दिया नहीं दिया, क्या उनका मैं सुपरविजन कर रहा हूं नहीं कर रहा, और उनके काम को रिव्यू कर रहा हूं नहीं कर रहा, ये काम कौन करेगा, एंगेजमेंट पार्टनर, जो कि हमारे केस में मिस्टर चौधरी है। उसे क्या करना है, डायरेक्शन देना है, सुपरविजन करना है, रिव्यू करना है। डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू को हम बोलते हैं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ठीक। इसे हम जब नोट से पढ़ेंगे तो हम बता दूंगा मैं आपको। मिस्टर चौधरी को यह इंश्योर करना है कि क्या जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है उसको प्रॉपर्ली डिस्कस किया गया नहीं किया गया, ये कौन करेगा, मिस्टर चौधरी यानी एंगेजमेंट पार्टनर को इंश्योर करना है। उसके बाद मिस्टर चौधरी को यह इंश्योर करना है कि जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है क्या हमने उन सभी का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया या नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर चौधरी को यह इंश्योर करना है कि काम का डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने किया है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, एक पेपर पे लिखे कि क्या काम किसको अलॉट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स का जो स्क्रूटनी है, सेल्स के बिल को चेक करना, वो काम किसने किया है, उसका रिव्यू किसने किया है, ये काम कौन करेगा, मिस्टर चौधरी करेगा, मतलब उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करेगा, ये काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर चौधरी के ऊपर है। मिस्टर चौधरी को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, मिस्टर चौधरी को जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स के ऊपर जो हमने कंसल्टेशन किया है किसी के साथ उसे डॉक्यूमेंट करेगा। मिस्टर चौधरी को ये डॉक्यूमेंट करना होगा कि क्या क्या थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस थे और हमने उसको किस तरह से एलिमिनेट किया। तो मिस्टर चौधरी को क्या हमने जो कुछ भी पढ़ा अभी तक उन सभी चीजों को डॉक्यूमेंट करना होगा। ठीक। तो ये हो गया हमारे स्टैंडर्ड का जो हमारा क्रक्स था, मतलब इसके अंदर हमने क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीजें करनी है बस वो डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब हम इसको एक बार अपने नोट्स भी पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो मिस्टर चौधरी को क्या करना है, जो एंगेजमेंट पार्टनर है ये सभी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला,
उसे अपनी टीम को लीड करना है, उसे इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी बताना है अपनी टीम को कि उन्हें अपना काम एज पर प्रोफेशनल एंड स्टेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना है, फर्म की जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर है उसका कंप्लाई करना है, ऑडिट रिपोर्ट सही इशू करना है, और किसी को कोई डाउट है तो वो विदाउट किसी फियर के बता दे। एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है, वो मैंने बता दिया कि उसे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना है जिससे उनकी इंडिपेंडेंस को खतरा हो सकता है, क्या किसी ने फर्म की इंडिपेंडेंस पॉलिसी को ब्रीच किया है वो पता करना है, और उसके बाद एलिमिनेट करना है, क्या एलिमिनेट करना है, जो हमारे थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है उसे, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो विड्रॉ कर दो। ठीक, उसके बाद उसे असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, यानी जो काम है उसे सबको अपनी कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक, उसके बाद मिस्टर चौधरी को इंश्योर करना है कि टीम का प्रॉपर डायरेक्शन हो, सुपरविजन हो एंड परफॉर्मेंस हो, और इन तीनों चीजों को, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू, इसे हम बोलेंगे परफॉर्मेंस एंगेजमेंट, इसे हम बोलते हैं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ठीक, डायरेक्शन का मतलब सबको ये डायरेक्ट करे कि उनको ऐसे 200 के साथ एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना है, सभी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या क्या एंटिटी का बिजनेस है, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सुपरवाइज करना मतलब ऑडिट का जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करना, सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या क्या हो सकते हैं उन चीजों के ऊपर ध्यान देना। ठीक, किस किस मैटर्स के ऊपर कंसल्टेशन की जरूरत है वो भी डिसाइड करना होगा। रिव्यू का मतलब क्या, सर जो हमने डिसाइड किया था क्या वर्क वैसे हुआ है, क्या वर्क हैव बीन परफॉर्म एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये देखना होगा। क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स को प्रॉपर कंसल्ट किया गया है, क्या उसका प्रॉपरली कंसल्टेशन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, क्या नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क को रिवाइज करने की जरूरत है, जो हम काम कर रहे थे क्या हमने वो काम सही से किया या हमें उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है, ये हमें देखना होगा। क्या हमने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर कर लिए टू सपोर्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो हम ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे उसके लिए हमें एविडेंस चाहिए, क्या एविडेंस चाहिए ये देखने के लिए कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एफआरएफ इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट। तो ये चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑडिट एविडेंस चाहिए। तो क्या हमने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर कर लिए या नहीं किए, क्या जो एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव था क्या वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, ये चेक करना होगा। कंसल्टेशन का मतलब क्या होगा सर, ये देखना एंगेजमेंट पार्टनर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा कि डिफिकल्ट मैटर को अप्रोप्रिएटली कंसल्ट किया गया हो। ठीक, और एंगेजमेंट टीम का, एंगेजमेंट टीम के बीच में भी प्रॉपर कंसल्टेशन हुआ हो, जो भी मिस्टर राजू, मिस्टर चौधरी, मिस्टर श्याम है, इन सबके बीच में प्रॉपर कंसल्टेशन हुआ हो, और जो भी कंसल्टेशन के आउटकम है उसके साथ मिस्टर चौधरी सेटिस्फाइड है, उसे लगता है कि हाँ जो हमें डाउट था, फॉर एग्जांपल स्टोर एंड स्पेस को क्लासिफाई करने में जो हमने कंक्लूजन आया कि हमें उधर पीपीई चार्ज ऑफ करना है, क्या वो सही है या नहीं है, इसके बारे में मिस्टर चौधरी को सेटिस्फाई होना है कि हाँ हमने जो कंक्लूजन रीच किया है वो सही है या नहीं है। उसके बाद ये देखना कि क्या कंक्लूजन प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, फॉर एग्जांपल एंगेजमेंट टीम के बीच में ऐसा लगता है, हमारा जो एग्जांपल था स्टोर एंड स्पेस को क्लासिफाई करने के बीच में डाउट है, मिस्टर राजू, मिस्टर श्याम बोल रहे हैं कि सर एज ए पीपीई इसे कैपिटलाइज करना चाहिए, जबकि मिस्टर चौधरी और मिस्टर बाबू राव बोलते हैं कि इसे एज पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज कर देना चाहिए P&L अकाउंट के अंदर। ठीक, ये डाउट आ रहा है, तो मिस्टर चौधरी को ये इंश्योर करना है कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन टीम के बीच में नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर्ली डिस्कस करो एज पर पंप की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग, इन जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इनको रिजॉल्व करो। ठीक, मिस्टर चौधरी को ये इंश्योर करना है कि जो भी हमने क्वालिटी कंट्रोल लगाया है क्या वो रिलेवेंट है, क्या वो एडिक्वेट है, क्या वो प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल जो हमारी कंट्रोल प्रोसीजर्स है, जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स है, हमने इंडिपेंडेंस का आपको बताया, क्या वो इंडिपेंडेंस की जो पॉलिसी है हमारी क्या वो ठीक है, क्या हमें जो इंडिपेंडेंस पॉलिसी में हमने 3 साल का टाइम दिया था कि हमें जो भी एंगेजमेंट टीम का कोई भी मेंबर 3 साल तक अपने क्लाइंट के यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता, क्या वो ठीक है, क्या हमें 3 साल के टाइम को आगे बढ़ाना चाहिए, 5 साल कर देना चाहिए या 2 साल कर देना चाहिए, इन सभी बातों को मॉनिटर करेगा। यानी जो भी हमारा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है उसको मॉनिटर करेगा, देखेगा क्या वो ठीक है, क्या वो सफिशिएंट है या वो सही से काम कर रहा है, क्या उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। ये काम कौन करेगा, एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना है, और डॉक्यूमेंटेशन करना है एज पर ऐसे 230। क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा, इन सभी बातों को जो भी हमने ऊपर पढ़ा हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन करेगा। ठीक, अब लास्ट टॉपिक है इस स्टैंडर्ड का, वो है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू।
एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का मतलब क्या होता है सर? फॉर एग्जांपल मिस्टर चौधरी ने ऑडिट कंप्लीट कर लिया, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल 21-22 का ऑडिट कर रहा है और 31 जुलाई को वो सारा काम कर चुका है और उसने एक ऑडिट रिपोर्ट, प्रपोज ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट बना दिया। उसने लिख दिया कि हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एफआरएफ और उसमें कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। उसने अभी ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं किया, उसने बस बना के अपने पास रख लिया। वो सोच रहा है कि यही सही है, ऑडिट यहाँ पे कुछ मिस स्टेटमेंट नहीं है और यहाँ पे कुछ भी हमें ऑडिट रिपोर्ट में देने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो मिस्टर चौधरी ये चाह रहा है कि वो ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दे। ठीक है, तो मिस्टर चौधरी को क्या करना है, यहाँ पे अपनी रिपोर्ट इशू करने से पहले अपने काम का जो भी उसने काम किया है उसको किसी थर्ड पर्सन के साथ चेक करवा लें। फॉर एग्जांपल मिस्टर चौधरी ने 31 जुलाई को जो सारा काम कर दिया, उसने डायरेक्शन दे दिया, उसने रिव्यू कर लिया, उसने कंसल्टेशन कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, पूरा काम हो गया, उसने ऑडिट रिपोर्ट भी ड्राफ्ट कर दी। ठीक है, अब ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले मिस्टर चौधरी को क्या करना है, अपने काम को अपने पार्टनर के साथ या कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने काम का रिव्यू करवा लें। ऐसा करने से क्या होगा सर, ऐसा अगर वो अपने काम का भी रिव्यू करवा लेगा तो वह अपनी क्वालिटी की जो ऑब्जेक्टिव है कि काम एज पर प्रोफेशनल एंड एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ हुआ है, दूसरा जो ऑडिट रिपोर्ट है वो अप्रोप्रिएट है, ये ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने जो पहले काम किया था मिस्टर चौधरी ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, मिस्टर चौधरी ने क्या क्या किया था, लीडरशिप की थी, मिस्टर चौधरी ने असाइनमेंट किया था, डायरेक्शन किया था, रिव्यू किया था, कंसल्ट किया था, ये सब काम किए थे। ठीक है, अब मिस्टर चौधरी के काम को भी कोई और बंदा चेक करे, वो ये चेक करेगा कि क्या मिस्टर चौधरी ने लीडरशिप ली थी, क्या मिस्टर चौधरी ने काम का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किया था। वो कैसे चेक करेगा, मिस्टर चौधरी का जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे चेक करेगा। मिस्टर चौधरी का जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो हमने बताया था मिस्टर चौधरी को डॉक्यूमेंट करना है चीज, उस चीज को चेक करेगा। वो देखेगा कि क्या मिस्टर चौधरी ने प्रॉपरली काम का डिस्ट्रीब्यूशन किया, क्या मिस्टर चौधरी ने सिग्निफिकेंट मैटर्स को कंसल्ट किया, क्या मिस्टर चौधरी ने जो अपना रिव्यू का काम था वो सही से क्या नहीं किया। तो यहाँ पे एक तरह से इसके काम का, मिस्टर चौधरी के काम का भी रिव्यू हो रहा है। तो यहाँ पे जो रिव्यू हमने पढ़ा था वो कौन था, यहाँ मिस्टर चौधरी खुद अपनी टीम के काम का रिव्यू कर रहा है। और हम जो पढ़ रहे हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, इसमें मिस्टर चौधरी के काम का रिव्यू हो रहा है, कोई और बंदा कर रहा है। डिफरेंस क्या है दोनों में, पहले क्या कर रहा था मिस्टर चौधरी खुद अपने काम का रिव्यू कर रहा था, अपने काम को और अपनी टीम के काम का। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मिस्टर चौधरी और उसकी टीम के काम का कोई और बंदा रिव्यू कर रहा है। कोई और बंदा कौन हो सकता है सर, या तो मिस्टर चौधरी का पार्टनर जो मिस्टर शर्मा है वो कर सकता है, या कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। ठीक है, तो मिस्टर चौधरी के काम का क्या करना है, यहाँ पे रिव्यू करना है। इसे हम बोलेंगे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। इसका मतलब क्या होता है सर, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का मतलब, इसका डेफिनेशन दी गई है, इट इज अ प्रोसेस डिजाइन टू प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन बिफोर इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट। मतलब ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले मिस्टर चौधरी के काम का एक ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन हो रहा है, उसका रिव्यू हो रहा है। क्या रिव्यू हो रहा है कि जो टीम ने जो जजमेंट लिए हैं और जो कंक्लूजन रीच किए हैं, क्या वो सही है या नहीं है। ठीक, तो मिस्टर चौधरी को ये इंश्योर करना होगा कि एक उसका पार्टनर या कोई और बंदा, जिसे हम बोलेंगे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, वो अपॉइंट किया गया है नहीं किया गया। मतलब मिस्टर चौधरी को क्या करना है, अपने काम का रिव्यू करवाना है किसी और बंदे के साथ, तो मिस्टर चौधरी को ही क्या करना होगा, अपॉइंट करना होगा। मिस्टर चौधरी को ये डिसाइड करना होगा कि हम किसे एज अ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट करें। मिस्टर चौधरी चाहे तो अपने पार्टनर को बोल दे कि यार मैंने इस एंटिटी का, अन्य टेक्सटाइल का पूरा ऑडिट कर दिया, मैंने अन्य टेक्सटाइल के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट भी ड्राफ्ट कर दी है, तुम बस एक बार चेक कर लो कि क्या जो मैंने काम किया वो सही हुआ या नहीं हुआ। तुम एक बार बस मेरे काम का रिव्यू कर लो। क्यों रिव्यू कर लो, ताकि हमारे काम की क्वालिटी मेंटेन हो। हमारे काम की क्वालिटी मेंटेन होगी मतलब हम प्रोफेशनल और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहे हैं और हमारी ऑडिट रिपोर्ट है वो सही हो। ऑब्वियसली जब दो लेवल पे काम का चेक होगा, एक बार तो मिस्टर चौधरी ने अपने काम का चेक कर लिया, दूसरा मिस्टर चौधरी के काम को भी कोई और बंदा चेक कर रहा है, तो हमारा जो कंक्लूजन है, जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट है, वो ज्यादा अच्छे से ड्राफ्ट होगी, वो सही होगी। ठीक, तो मिस्टर चौधरी को क्या करना है, मिस्टर चौधरी को एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट करना है और उसके साथ सारे मैटर डिस्कस करने हैं। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या करेगा, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर्स। मिस्टर चौधरी के साथ वो क्या करेगा, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है उसे डिस्कस करेगा। वो देखेगा कि मिस्टर चौधरी ने जो रिपोर्ट बनाई है, ऑडिट रिपोर्ट, क्या वो ठीक है, क्या मिस्टर चौधरी ने जो कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं क्या वो ठीक है, उसे इवेल्युएट करेगा। मतलब उससे पहले उसके काम को भी चेक करना है कि मिस्टर चौधरी ने क्या क्या काम किया, क्या मिस्टर चौधरी ने जो जजमेंट लिए हैं क्या वो ठीक है, क्या मिस्टर चौधरी ने
सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर कर लिए, जो उसके बेसिस पे क्या वो जो ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है क्या वो ठीक है या नहीं है। मिस्टर चौधरी ने जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी है फर्म की, क्या उसको कंप्लाई किया नहीं किया, ये सब चीजें चेक करेगा। मतलब मिस्टर चौधरी ने जो भी काम किए हैं उन सभी कामों को क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर भी चेक करेगा। ठीक, तो इस तरह से हमारे स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया है। इस स्टैंडर्ड में टेक्निकल कुछ भी नहीं है, सारी चीजें काफी जनरलाइज है, इसीलिए मैंने इसको वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ाया जैसे मैं बाकी स्टैंडर्ड को पढ़ाता हूँ। जैसे हमने ऐसे 200 में पढ़ा था, हर चीज को वर्ड बाय वर्ड हर एक शब्द को समझा था। इसमें ऐसे कुछ टेक्निकलिटी नहीं है, इसीलिए इसको आप काफी सुपरफिशियली अगर पढ़ेंगे काफी जनरल मैनर में तो भी आप समझ जाएंगे। स्टैंडर्ड बड़ा है पर टेक्निकल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो हमारे स्टडी मैट में दिया गया है, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस एंड इट्स सेफगार्ड। ये भी हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी रहे, सारी चीजें एक ही जगह आपकी कंपाइल हो जाए ताकि आपको बार बार इधर उधर ना जाना पड़े। ठीक, तो अब हम डिस्कस करेंगे थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। सर 5 तरह के थ्रेट्स होते हैं जो कोड ऑफ एथिक्स ने डिसाइड किए हैं। क्या क्या होते हैं सर? पहला, मतलब क्या क्या चीजें हैं जो हमारे इंडिपेंडेंस के लिए खतरा हो सकती हैं। पहला, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। ये कब होता है सर? फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑडिटर ने एंटिटी के अंदर जो उसका क्लाइंट है उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया था कि मिस्टर चौधरी ने अगर अन्य टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट किया गया है तो वो क्या करना चाहेगा, उसके प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बताना चाहेगा ताकि उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। तो ऐसे केस में क्या होगा कि उसका जो भी जजमेंट होगा, जो भी उसके कंक्लूजन होंगे, जो उसकी ऑडिट रिपोर्ट होगी, वो कभी भी ठीक नहीं होगी, वो हमेशा बायस रहेगी। क्या बायस रहेगी? वो हमेशा उसकी प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बताना चाहेगा। ठीक, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ऑडिटर कभी भी इंडिपेंडेंटली अभी अपनी ऑडिट ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पाएगा। इसे क्या बोलेंगे हम? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ये कब होता है? जब ऑडिटिंग फर्म या उसका कोई पार्टनर भी हो सकता है या उसका कोई एसोसिएट भी हो सकता है, ये अगर फर्म में फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्रिएट कर लेता है तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट हो जाता है। यानी जहां पे उसका कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए उसे हम बोलेंगे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ठीक, दूसरा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा ऑडिटर है मिस्टर चौधरी, वो 2014-15 में अन्य टेक्सटाइल में एक सीनियर मैनेजर था। ठीक, उसने क्या किया, 2014-15 में वो सीनियर मैनेजर था अन्य टेक्सटाइल में। उसने 2014-15 के बाद 2016 में अन्य टेक्सटाइल को छोड़ दिया एंड देन 2016-17 से उसने अपनी सीए फर्म खोल ली है मिस्टर शर्मा के साथ और यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक, तो मिस्टर 14-15 में जब वो सीनियर मैनेजर था अंजलि टेक्सटाइल में, तब उसने क्या किया था कि डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वहां पे एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला था और उसी के एसएलएम मेथड के बेसिस पे अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज होता आ रहा है। ठीक है, अब मिस्टर चौधरी क्या कर रहा है, फाइनेंशियल 21-22 का ऑडिट कर रहा है अंजलि टेक्सटाइल का। ठीक है, वो कंपनी छोड़ चुका है ऑलरेडी 2016 में और जब से वो प्रैक्टिस कर रहा है और आज उसके पास फिर से अंजलि टेक्सटाइल का ऑडिट आया है। ठीक, ऑडिट करते वक्त जब मिस्टर चौधरी देख रहा था अंजलि टेक्सटाइल के बुक्स ऑफ अकाउंट, तब उसे ये रियलाइज हुआ कि अंजलि टेक्सटाइल ने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया एसएलएम मेथड पे वो गलत चार्ज किया था। मिस्टर चौधरी को ये लग रहा है कि जो उसने जो डिसीजन लिया था जब वो एम्प्लॉय था अंजलि टेक्सटाइल का, तब वो डिसीजन गलत था। उसे डब्ल्यूडीबी मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ एसएलएम मेथड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से जो मिस्टर चौधरी है उसके खुद के जजमेंट का, उसके जो खुद के कंक्लूजन का रिव्यू हो रहा है और उस वजह से क्या होगा, क्या मिस्टर चौधरी ये गलती बता पाएगा? क्या मिस्टर चौधरी अन्य टेक्सटाइल से ये बोल पाएगा कि यार जब मैं वहां पे एम्प्लॉय था और मैंने जो ये डिसीजन लिया था डिसीजन गलत है? क्या वो ऐसा बोल पाएगा? क्या वो शेयर होल्डर्स को बता पाएगा ये मेरा ही डिसीजन था 2014-15 में जो गलत है, मेरा डिसीजन गलत था उस टाइम पे? क्या ऐसा बोल पाएगा? वो ऐसा नहीं बोल पाएगा। इसे हम बोलेंगे सेल्फ रिव्यू थ्रेट। मतलब जब ऑडिटर को खुद के रिव्यू, खुद के जजमेंट या कंक्लूजन का रिव्यू करना होता है उसे हम बोलेंगे सेल्फ रिव्यू थ्रेट। उसके बाद है एडवोकेसी थ्रेट। फॉर एग्जाम्पल, अन्य टेक्सटाइल आज से 2-3 साल बाद बिकने वाली है। बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि हम 2 साल बाद अन्य टेक्सटाइल को बेच देंगे और ये काम करने के लिए मिस्टर चौधरी को ही अपॉइंट किया गया कि 2 साल बाद मिस्टर चौधरी तुम अन्य टेक्सटाइल को बेच देना। तो यहाँ पे मिस्टर चौधरी क्या चाहेगा
कि अन्य टेक्सटाइल का जो पोजीशन है वो सब कुछ क्लियर शो हो, मतलब अन्य टेक्सटाइल में कोई भी लिटिगेशन ना हो, अन्य टेक्सटाइल में कुछ भी बेड डेट्स ना हो, अन्य टेक्सटाइल की पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो, सो दैट उसको अन्य टेक्सटाइल को बेचने में आसानी रहे, वो अन्य टेक्सटाइल को आसानी से बेच दे। ये इंश्योर करेगा कौन? मिस्टर चौधरी, जो हमारा ऑडिटर है। क्यों? क्योंकि उसको आगे जाके अन्य टेक्सटाइल को बेचना है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या वो सही ओपिनियन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अंजलि टेक्सटाइल को प्रमोट करना है। वो क्या चाहेगा कि मैं अंजलि टेक्सटाइल के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको अच्छे से अच्छे ड्राफ्ट करवाऊं मैनेजमेंट से, और उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट दे दूं कि हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही ड्राफ्ट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंजलि टेक्सटाइल के पीएनएल में एक क्लेम आ रहा है, पीएनएल अकाउंट के अंदर कुछ डिस्प्यूट के रिगार्डिंग प्रोविजन किया गया है, ठीक है, 10 करोड़ रुपए का। ठीक, और तो क्या करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट? बोलेगा ऐसा करो, डिस्प्यूट को हटा दो, ताकि पीएनएल अकाउंट में डिस्प्यूट का कोई अमाउंट ही नहीं दिखेगा, इसका प्रॉफिट भी ज्यादा दिखेगा, और साथ में हम ये लिख देंगे ऑडिट रिपोर्ट में कि हाँ कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको क्या करना है, आगे 2 साल बाद अंजलि टेक्सटाइल को बेचना है, और जो बाकी 2 साल बाद जो लोग अंजलि टेक्सटाइल को खरीदेंगे वो पिछले 3-4 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करेंगे, ऑडिटर रिपोर्ट भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से ऑडिटर क्या कर रहा है, अंजलि टेक्सटाइल को प्रमोट कर रहा है। तो इसे हम बोलेंगे एडवोकेसी थ्रेट। ठीक, उसके बाद है फेमिलियरिटी थ्रेट। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर चौधरी को ये लगता है कि अनिल टेक्सटाइल में बहुत झोल तो हुआ है, लेकिन अगर मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख दूंगा कि अनिल टेक्सटाइल में ये फ्रॉड हुआ है या मिस स्टेटमेंट है, तो यहाँ का जो मैनेजमेंट है उनकी नौकरी चली जाएगी। बेचारे अनिल टेक्सटाइल का वैसे ही प्रॉफिट नहीं हो रहा, लोग इसके ऊपर से भरोसा भी उठ जाएगा, लोग यहाँ से पैसा निकाल लेंगे, उसे ऐसा लगता है। मतलब उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो गया अनिल टेक्सटाइल के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए। ठीक, उसको लगता है कि अगर मैं कुछ रिपोर्ट में दे दूंगा तो यहाँ का जो अकाउंटेंट है इसकी जॉब खतरे में पड़ जाएगी, बेचारे को नौकरी से निकाल देंगे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें किसका बुरा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा सबकी हेल्प करना चाहिए, उसे ऐसा लग रहा है। तो इससे हम बोलेंगे फेमिलियरिटी थ्रेट, यानी जब ऑडिटर अन्य टेक्सटाइल के साथ बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक हो गया, उसके साथ उसने पर्सनल रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर ली है, उसे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कुछ गलत ओपिनियन दे दूंगा तो यहाँ के लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, या अन्य टेक्सटाइल का बिजनेस वैसे ही लॉस में है, लोगों का उस पर से भरोसा उठ जाएगा और लोग वहां से पैसा निकाल लेंगे, इसीलिए वो ऑडिट रिपोर्ट गलत दे रहा है। इसे हम बोलेंगे फेमिलियरिटी थ्रेट। उसके बाद होते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर चौधरी को अन्य टेक्सटाइल में कुछ मिस स्टेटमेंट मिले। मिस्टर चौधरी बोल रहा है कि मैनेजमेंट तुम इन मिस स्टेटमेंट को आप ठीक करो, अगर आप ठीक नहीं करोगे तो मैं रिपोर्ट में डाल दूंगा कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट एज पर एफआरएफ। ठीक, वो लिख देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। इंडियन टेक्सटाइल बोल रहा है कि सर, अगर आपने अपनी रिपोर्ट में ऐसा लिखा कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, तो हम आपकी फीस आधी कर देंगे। या वो बोल रहा है कि सर अगर आपने ऐसा लिख दिया तो नेक्स्ट ईयर हम आपको ऑडिट नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, एक तरह से उसके ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट हो गया मिस्टर चौधरी के ऊपर। मिस्टर चौधरी को ये लगेगा कि यार अगर मैंने गलत रिपोर्ट दे दी तो ये क्लाइंट हमारे हाथ से चला जाएगा, मेरे को फाइनेंशियली लॉस हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है एली टेक्सटाइल बहुत पैसा दे रहा हो, ऑडिट फीस दे रहा हो। तो यहाँ पे एक तरह से क्या होगा, एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दिया कि अगर आपने हमारे ऊपर गलत ऑडिट रिपोर्ट दी, अगर आपने ऐसी ऑडिट रिपोर्ट दी जिसमें हमारी गलती दिख रही हो, तो हम आपको नेक्स्ट ईयर से ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं देंगे, या हम आपकी फीस को कम कर देंगे। इसे हम बोल देंगे इंटिमिडेशन थ्रेट। मतलब ऑडिटर को क्या कर दिया, डेटर कर दिया फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। ठीक, इसे हम बोलेंगे इंटिमिडेशन थ्रेट। तो हमारी 5 तरह के थ्रेट होगी। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, जहां पे कुछ उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, जहां पे वो अपने खुद के जजमेंट या कंक्लूजन को रिव्यू कर रहा हो। एडवोकेसी थ्रेट, जहां पे वह अन्य टेक्सटाइल को जो ऑडिटी है, जो क्लाइंट है, उसे प्रमोट कर रहा हो। फैमिलियरिटी थ्रेट, जहाँ पे वो कोई पर्सनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेता है या बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक हो जाता है। इंटिमिडेशन थ्रेट, जहाँ पे वो अपने काम को ऑब्जेक्टिवली कहीं नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा बोल दिया, अगर आप काम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखोगे हमारी गलती, तो हम आपको ऑडिट नहीं देंगे नेक्स्ट ईयर से, हम आपकी फीस कम कर देंगे। तो इन सभी थ्रेट्स को कम करने के लिए इंस्टीट्यूट ने कुछ सेफगार्ड दिए हैं कि आपको क्या करना चाहिए, हमेशा इंडिपेंडेंट बने रहना चाहिए, आपको इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस भी होना जरूरी है। ऑडिटर को क्या करना होगा, ऑडिटर को जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, जो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये हमेशा फॉलो करने चाहिए। ऑडिटर को ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ये चेक करना चाहिए कि क्या कोई थ्रेट्स इंडिपेंडेंस तो नहीं है, और जो हमारा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूइंग क्लाइंट से रिलेशनशिप की जो रिक्वायरमेंट है उसे भी पूरा करना चाहिए। अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि जो हमारे सेफगार्ड्स है मैं उसको एप्लीकेबल अप्लाई नहीं कर पा रहा, या
अन्य टेक्सटाइल से मैं इंडिपेंडेंट नहीं रह पा रहा तो उसे विड्रॉ कर देना चाहिए या उसे उस काम को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा मैंने एक दो क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपकी एमसीक्यू स्टेप है, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।